नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह की 8 बड़ी खबरें। ये बुलेटिन बहुत खास है, स्पेशल है आपके लिए, ताकि आप हर खबर से अपडेट रहे। तो चलिए बात पहली खबर की करेंगे। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तीसरी खबर, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह ने अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं चौथी खबर है, आरजेडी महागठबंधन आज बिहार में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालेगा। पांचवी खबर, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी अभियान के तहत शनिवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे राज्य के लोगों के लिए तीसरी गारंटी की घोषणा करेंगे, जिसे पार्टी सत्ता में आने के बाद लागू करेगी। और छठी खबर, कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में तैनात सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने 2 सहकर्मियों को गोली मार दी। अब बात अगली खबर की करेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में बीजेपी का नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी नाम के एक शख्स पर एक महिला से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही आखिरी और जबरदस्त खबर जो कि खेल से जुड़ी है। कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार रहा शनिवार, भारत को मिले गोल्ड मेडल। करीब 3 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को। इन सारी खबरों पर इस बुलेटिन में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तमाम अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात करेंगे हम सबसे पहले और बड़ी खबर की। पहली और बड़ी खबर ये कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ को 14वां उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी। 11 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, वहीं मार्गरेट अल्वा को कुल 182 वोट मिले। इस तरह धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार को 346 मतों के अंतर से हराया है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी जीत का औपचारिक ऐलान किया। हालांकि एनडीए उम्मीदवार धनखड़ की जीत के कयास शुरुआत से ही लगाए जा रहे थे। तो तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब नतीजों का ऐलान हुआ, नतीजे सामने आए और उसके बाद शुभकामनाएं। देखिए ये तस्वीर, जहां जगदीप धनखड़ को राजनाथ सिंह ने भी बुके देकर बधाई दी और साथ ही जेपी नड्डा ने भी बुके देकर बधाई दी। अमित शाह भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले जगदीप धनखड़। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार थे जगदीप धनखड़ और ऐसे में वो जीत गए हैं उपराष्ट्रपति चुनाव। 11 अगस्त को वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म होगा और 11 अगस्त को वो उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे। तो देखिए 14वां उपराष्ट्रपति देश को मिल गया है और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह 11 अगस्त को होगा। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 14वां उपराष्ट्रपति देश को मिल गया है। जगदीप धनखड़ की जबरदस्त जीत हुई है और वो भी वोटों में काफी अंतर देखा गया है। ऐसे में राजीव, अभी क्या कुछ माहौल है, राजधानी का जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एनडीए के उम्मीदवार थे जगदीप धनखड़, जो कल भारी मतों से जीते हैं। क्योंकि देखा जाए तो पहले से इस बात का आसार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग लगा रहे थे, क्योंकि अगर संख्या बल की बात की जाए तो एनडीए के पास संख्या बल बहुत अधिक थी, तो उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से दूसरे दलों के भी नेता उनको सपोर्ट किए हैं और विपक्षी दल भी उनको समर्थन दिए थे, चाहे वो बसपा की बात कीजिए या दूसरे दलों की बात कीजिए, तो पहले से ही इस बात का आसार था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे और भारी संख्या से मतों से जीतेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है, तो एक जो जाट समुदाय है
उसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की है। और दूसरी बात यह है कि उनको एक किसान नेता के रूप में भी जाना जाता है जगदीप धनखड़ को। जब वो राजनीति में आए उसके पहले जब वो प्रैक्टिस करते थे, वकालत करते थे, तो लगातार जिस तरह से गरीब किसानों की मदद करते थे, तो किसान नेता के रूप में भी उनका बहुत प्रचार प्रसार रहा है। और उनका जो राजनीतिक करियर रहा है उसमें जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की है, तो एक उनकी एक अलग प्रतिभा है, एक अलग उनका पहचान है, जिसको लेकर के उनको उम्मीदवार बनाया था एनडीए ने। और कल जब वो जीते तो उसके बाद देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री रांची पहुंचे थे और उनको लगातार बधाई दिए थे। अभी भी आज तमाम कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि जाट समाज से आते हैं। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, यहाँ पे पूरा एक जाट बेल्ट है, हरियाणा और राजस्थान का तो है ही है। तो ये सभी लोग आज उनसे मुलाकात करेंगे और उनको बधाई देंगे। पूरी तरह से एक जश्न का माहौल है और लगातार इस बात का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसान के घर से आते हैं और किस तरह से खेती बाड़ी करते हुए वकालत की राजनीति में आए और आज जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है राजीव, बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो बता दें कि जगदीप धनखड़ जो कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं और ऐसे में उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन 11 अगस्त को शपथ ग्रहण होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज की मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। इस बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन, दालों और कृषि समुदाय के मामलों को आत्मनिर्भरता हासिल करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा का क्रियान्वयन और शहरी प्रशासन शामिल है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये 7वीं बैठक है और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, देखिए आज जो है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी चीजों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा से लेकर अलग अलग क्षेत्र में आज इस काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी। क्या खास होगा? अगर देखा जाए तो इस बैठक में जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर शामिल होने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा आने वाले डेवलपमेंट को लेकर के। जैसा कि आपने बताया कि आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए या कृषि क्षेत्र की बात की जाए या शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, तो तमाम राज्यों में क्या स्थिति है उसके बारे में सभी मुख्यमंत्री जो इस बैठक में शामिल होंगे वह लोग अपनी तरफ से रिपोर्ट देंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है राज्यों में। तो उसको लेकर के इसमें जो है चर्चा की जाएगी और आगे आने वाले समय में किस तरह से और तेजी से डेवलपमेंट को रफ्तार दिया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। देखा जाए कोरोना संक्रमण काल में इस तरह की बैठकें नहीं हो पाई, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो पाया। तो अब ये जो बैठक हो रहा है आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो दिल्ली में मौजूद ही हैं, साथ ही पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में है। तो तमाम मुख्यमंत्री जो है दूसरे दलों के हैं, तो ये लोग भी दिल्ली में मौजूद हैं और आज इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोग अपने अपने राज्यों का जो है रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो है एक रोड मैप तैयार किया जाएगा डेवलपमेंट का, कि कहाँ पे किस चीज की कमी है और वहाँ पे कैसे विकास का कार्य किया जाए। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बात अब अगली खबर की करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कभी दायां हाथ माने जाने वाले जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह ने अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नालंदा में अपने गांव मुस्तफापुर में इस इस्तीफे का ऐलान किया है। हाल ही में जदयू ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा भेजने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी के भीतर काफी समय से उपेक्षित हो रहे आरसीपी सिंह के सियासी भविष्य को लेकर सवाल पहले ही खड़े हो रहे थे, लेकिन वो अगला कदम क्या लेंगे, सबकी नजर इसी पर है। अब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो जिस तरीके से इन दिनों लगातार हलचल तेज है बिहार में, ऐसे में नीतीश कुमार के राइट हैंड की जो नाराजगी है वो क्या करेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। तो आरसीपी सिंह का इस्तीफा जेडीयू से
आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू डूबता जहाज है। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा आरसीपी सिंह का, ये सबसे बड़ी बात है। संजय राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए राइट हैंड थे नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह, लेकिन उनकी नाराजगी ने सबको कंफ्यूजन में डाल दिया है कि अब आगे क्या होगा। ऐसे में जो उनका बयान भी सामने आया कि जेडीयू डूबता जहाज है, कैसे देखा जाए मौजूदा समय में बिहार की सियासत में हो क्या रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आरसीपी सिंह की बात कही जाए तो जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह ने अपने गृह क्षेत्र नालंदा में कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि देखिए ये पूरा मामला केंद्र में मंत्री बनने के साथ ही ये पूरा जो है कवायद तय हो गया था। अंदर ही अंदर नाराजगी चल रही थी, लेकिन ये नाराजगी तब सामने आई जब मंत्री पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा। और अब आरसीपी अब नए कह सकते हैं संगठन की तैयारी में है। और जिस तरह से बातें आ रही है कि पार्टी में आरसीपी सिंह के लिए कोई जगह नहीं बची थी जेडीयू के अंदर, और अभी भी जेडीयू के तमाम नेता कहीं न कहीं आरसीपी के जो संपत्ति आरसीपी सिंह ने बनाई है, जो बातें आ रही है कि तमाम बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इन इलाकों में जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने संपत्ति बनाई, उसकी खोजबीन में लगे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं पार्टी दो फाड़ में हो चुका है। और जिस तरह से आरसीपी ने कहा है कि जेडीयू अब डूबता जहाज है, यानी कि कहीं न कहीं एक नए समीकरण की को बनाने की तैयारी है। और आरसीपी इस तैयारी में जुटे हैं कि किस तरह से जेडीयू को तोड़ा जाए, जेडीयू में दो फाड़ हो और जो विधायक हैं उनको अपने संपर्क में ले जाए। तो अब देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में जदयू के अंदर ही अंदर घमासान है। और जिस तरह से प्रवक्ताओं का प्रहार हो रहा है, तमाम प्रवक्ता आरसीपी को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति होगी ये एक बहुत अहम मायने रखता है। दूसरी एक जो बात आ रही है कि क्या जेडीयू आरजेडी के साथ जा सकती है, क्योंकि बीजेपी के साथ भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बहुत से ऐसे नए समीकरण बन सकते हैं। राजनीति है, पल में तोला पल में माशा, क्या होगा इसके लिए कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। संजीव, बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। आरजेडी महागठबंधन आज बिहार में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालेगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पटना में मार्च निकलेगा। सगुना मोड़ से बेली रोड होते हुए पटना जिला मुख्यालय तक प्रतिरोध मार्च होगा। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिरोध मार्च में आरजेडी समेत महागठबंधन के सभी विधायक, विधान पार्षद और पार्टी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता सहित आम लोगों की बड़ी संख्या में जिले में भीड़ होगी। तो वहीं महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि बिहार की जनता में बढ़ती बेरोजगारी, मुस्लिमों को बदनाम करने, बुलडोजर राज, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों और केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काफी आक्रोश है। संजीव राय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। संजीव, आज जो ये मार्च निकाला जाएगा, प्रतिरोध मार्च, ये कहां से कहां तक निकाला जाएगा, इसमें कौन कौन शामिल होने वाला होगा और इसका उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहती है विपक्षी? प्रतिरोध मार्च निकाला गया है जिसमें जो लीडिंग चेहरा कह सकते हो तेजस्वी यादव हैं। और पटना में तमाम जगहों पर तेजस्वी यादव की अगुवाई में पूरा एक तरह से कह सकते हैं ये प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। और जो जानकारी है, पटना में बेली रोड से चलकर गांधी मैदान, जेपी गोलंबर तक खुद तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे इस प्रतिरोध मार्च में। और जिला स्तर पर ये कह सकते हैं कि ये जो 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा इसमें तय की जाएगी। और इसमें खुद तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम महागठबंधन के जो नेता, उन्होंने आह्वान किया है आम जनता से कि वो भी इसमें शामिल हो, क्योंकि देखिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर ये प्रतिरोध मार्च विपक्ष के द्वारा निकाला जा रहा है। आपको कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस के द्वारा इसका प्रतिरोध मार्च हुआ था बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ।
इन्होंने राजभवन मार्च किया था, हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। लेकिन आज जो महागठबंधन का ये प्रतिरोध मार्च है, ये पूरी तरह से ताकत के साथ आज ये 11 बजे के बाद सड़कों पर उतरेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव खुद इसको लीड करेंगे और उसमें कांग्रेस के मदन मोहन झा, जो बड़े तमाम नेता है, माले के तमाम नेता, वो मौजूद रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महागठबंधन के घटक दल जो हैं वो भी आज इसमें शामिल रहेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर है। गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। आप राज्य में प्रचार अभियान भी चला रही है। गुजरात का दिल्ली की तरह विकास के वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी अभियान के तहत शनिवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केजरीवाल गुजरात में मुफ्त बिजली का वादा कर चुके हैं। राज्य के युवाओं के लिए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा कर चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी प्रमुख आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर जिले के बोडेली शहर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित भी करेंगे। राज्य के लोगों के लिए तीसरी गारंटी की घोषणा भी करेंगे, जिसे पार्टी सत्ता में आने के बाद लागू करेगी। अब देखना यह है कि केजरीवाल अपने तीसरे वादे के रूप में क्या घोषणा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक्टिव हैं अरविंद केजरीवाल गुजरात में, उससे ये माना जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते किसी और राज्य में अपना झंडा गाड़ने को लेकर। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल इसीलिए लगातार हर हफ्ते लगभग गुजरात जा रहे हैं। यहाँ पर वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। अब जो गारंटी वो दे रहे हैं वो भी अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो जिस तरीके से उन्होंने गारंटी की जनता से बिजली को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन्हीं मुद्दों को गुजरात में भी दोहराया जा रहा है। कोलकाता की भी बात कर लेते हैं। कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में तैनात सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने 2 सहकर्मियों को गोली मार दी। इस घटना में जवान के एक वरिष्ठ सहकर्मी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य अधिकारी घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि कथित रूप से गोली चलाने वाले हेड कांस्टेबल AK मिश्रा ने AK-47 राइफल से एएसआई रंजीत सारंगी की हत्या कर दी, जबकि सहायक कमांडेंट रैंक के अधिकारी सुवीर घोष हल्के जख्मी हुए हैं। आरोपी हेड कांस्टेबल का दावा है कि यूनिट में उसे परेशान किया जा रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो असिस्टेंट कमांडेंट सुवीर घोष जख्मी हुए हैं। सीआईएसएफ के जवान ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में 2 सीनियर अधिकारियों को गोली लगी है। घटना में एएसआई रंजीत सारंगी की मौत भी हो गई। तो गौतम बुद्ध नगर जिले के सेक्टर 93 बी ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में शुक्रवार को खुद को बीजेपी का नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी नाम के एक शख्स पर एक महिला से बदसलूकी करने का आरोप लगा है और अपशब्द बोलने के मामले में शिकंजा कसने लगा है। शनिवार को श्रीकांत त्यागी की गाड़ी को जब्त करते हुए पुलिस ने श्रीकांत की पत्नी सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई और उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी को मिली सुरक्षा भी गाजियाबाद पुलिस द्वारा हटा लिए जाने की खबर मिली है। इस मामले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला इस कदर तूल पकड़ता गया कि इस मामले में पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी को पार्टी का सदस्य न होना बताया है। तो सीधे तौर पर बीजेपी ने ये कह दिया है कि कोई सदस्य नहीं है बीजेपी का और श्रीकांत त्यागी को वो नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वो वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये ओमिक्स सोसाइटी है और यहाँ पर पौधा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद ये बदसलूकी तक पहुंच गया ये विवाद। तो वही कॉमनवेल्थ खेलों के 9वें दिन यानी शनिवार को भारत ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका के 5वें पायदान पर अपनी जगह मजबूत कर ली है। शनिवार को उसे 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 14 पदक हासिल हुए हैं, जिससे उसकी कुल पदकों की संख्या 13 गोल्ड मेडल के साथ 40 हो गई है। भारत को शनिवार को कुश्ती से 3 स्वर्ण पदक मिले, जबकि चौथा स्वर्ण पैरा टेबल टेनिस से भाविना पटेल ने महिला सिंगल क्लास 3-5 में जीता गोल्ड मेडल।
कुश्ती में रवि दहिया ने भारत की झोली में 9वें दिन का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद महिला पहलवान विनेश फोगाट और नवीन कुमार ने भी अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। तो 9वें दिन भी भारत का जलवा लगातार जारी रहा। भारत की झोली में 4 गोल्ड आए हैं। भारत ने 5वें स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कुल 13 गोल्ड मेडल के साथ भारत के 40 पदक अब हो गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम में जो भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन है वो अब हर जगह चर्चा में है, क्योंकि जिस तरीके से रेसलिंग में अगर कह लें या टेबल टेनिस में कह लें या अन्य किसी भी वर्ग में कह लें, हर जगह भारत का डंका बज रहा है और ये जलवा अब भी बरकरार है। जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तमाम जो खिलाड़ी है वो रवाना हुए, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खिलाड़ियों से बातचीत की थी, इन्हें जीत का मंत्र दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी भी हौसला कम नहीं करना है और खेल को बढ़ावा दिया जाएगा इन्हीं खिलाड़ियों के जरिए। जिस तरीके से ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, आने वाले समय में भारत न केवल बाकी क्षेत्रों में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम बहुत ज्यादा ऊपर करने वाला है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम में 9वें दिन भारत की झोली में 4 गोल्ड आए हैं, जो कि कम बात नहीं है। भारत ने अब 5वें स्थान पर अपनी जगह मजबूत कर ली है। कुल 13 गोल्ड मेडल के साथ भारत के पास अभी 40 पदक हैं। तो 40 मेडल हैं और इन 40 मेडल में अलग अलग क्षेत्र में जो भारत के खिलाड़ी हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर किसी ने नाम रोशन किया है भारत का। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे इंटरनेशनल की वो तमाम अहम खबरें जो लगातार सुर्खियों में बनी हैं।